सरकार भी चाह रही है कि किसानों को अब सड़कों से हटाया जाए, घर वापस भेजा जाए। कानून बनाया, क्या कमी रह गई? क्या कुछ ऐसी बातें रह गई कि संवाद नहीं हो पाया, समझा नहीं पाए? रोहित जी, कई लोगों को ये भ्रम है कि संवाद की ये श्रृंखला जो है वो मात्र इन कानूनों तक सीमित है। इसलिए मैं आभारी हूँ कि आज अपने इस प्लेटफॉर्म पर, आपके चैनल पर, मुझे इसके बारे में स्पष्टीकरण देने का मौका दिया। साल 2001 में ही एक कवायद शुरू हो गई थी रोहित जी, किस प्रकार से कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, किन किन कदमों के माध्यम से किसान का उत्थान होगा, ये पूरा क्षेत्र सशक्त होगा। ये चर्चाएं आज से 19 साल पहले शुरू हो गई थी। इन चर्चाओं में न सिर्फ भाजपा, न सिर्फ एनडीए के पार्टनर्स, और उनमें से कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो आज भाजपा एनडीए में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन यूपीए की सरकार के भी नेता, उनके भी मंत्री ऐसी चर्चाओं में रहकर इन्हीं रिफॉर्म्स के संदर्भ में अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। दरअसल यूपीए के कार्यकाल में तो इसको बार बार घोषणाओं के माध्यम से भी कहा गया कि स्टेट्स जहां पर कांग्रेस का शासन है वहां पर इन सारी व्यवस्थाओं को वो धरातल पर लेकर आएंगे। दूसरी बात रोहित जी, कि 19 साल के इस अंतराल में जब परिचर्चाएं हुई, तब प्रदेश की सरकारों के साथ साथ किसान संगठन भी परिचर्चाओं का हिस्सा बने। इसलिए जिन लोगों को ये भ्रम है कि अचानक ही बिल आया और अचानक ही पास हो गया, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि ये चर्चाओं का सिलसिला जो है 19 साल पुराना है जी। दूसरी बात, ये दोगलापन तो पूरा देश देख चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया, लेकिन जब मोदी ने इस बिल को पारित किया तो कांग्रेस से अपने हाथ खींच लिए और एक नए स्वर में कांग्रेस पार्टी बात करना शुरू कर चुकी है। लेकिन जो विशेष इन बिलों के बारे में मैं दो बातें आपको बतलाना चाहूँगी। हमारे देश के किसान के पास कभी भी ऐसा कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कानूनी एक प्रावधान नहीं था जिसके अंतर्गत वो 72 घंटे में अपनी भुगतान को सुनिश्चित कर ले अपनी फसल बेचने के बाद। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार है, वहां का एक किसान धुले जिले का इस बिल के पारित होने से पहले 4 महीने धक्के खा रहा था। 3 लाख का उसका बकाया था, लेकिन उसको उसका बकाया चुकाया नहीं जा रहा था। ये बिल जब पारित हुआ, इस कानून का सहारा लेकर उस किसान ने उसका जो 3 लाख रुपए बकाया था उसको त्वरित रूप से हासिल किया जी। इस बिल का जीता जागता उदाहरण कि किसान को समय पर भुगतान कैसे हो सकता है, ये विपक्ष शासित एक प्रदेश में ही मिला। दूसरा विषय रोहित जी, वर्षों वर्ष से किसान अपनी फसल को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट 1990 के दशक से चला आ रहा है, पंजाब जैसे राज्यों में भी। पहली बार एक ऐसा कानून आता है जो कहता है कि आप किसान की जमीन अगर इस प्रकार का करार करते हैं, ना गिरवी रख सकते हैं, ना बेच सकते हैं, आप किसान के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध नहीं कर सकते। तो ये कानून जो है किसान को इन 2 विषयों पर विशेष रूप से संरक्षित करता है। देश के 15 से 16 करोड़ किसानों को संरक्षित करने वाला ये कानून, ये कहाँ का न्याय है कि 19 साल की चर्चाओं के बाद ये कहाँ का न्याय है कि 16 करोड़ किसानों को संरक्षित करने वाले इस कानून को 2 राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनकी वजह से वापस लिया जाए। झंडे तो वामपंथियों के भी दिखे थे, लेकिन स्मृति जी एक सवाल है क्योंकि हिंदुस्तान की टीम लगातार किसानों के बीच में रही। उन्होंने कहा कि पीएम साहब कच्छ जा सकते हैं, पीएम साहब मन की बात कर सकते हैं, लेकिन संसद से इतने करीब में हम बैठे हैं, हमसे संवाद नहीं हो पाया। रोहित जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से ये दृश्य देश भर को दिखाया होगा जब इन्हीं के मध्य में से एक आवाज उठी कि मोदी को मौत के घाट उतार दो। बिल्कुल, आपने कवर किया था। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री को, हम नागरिक, इस प्रकार की जब चर्चाएं होती हैं तो हमारा उसमें क्या स्टैंड होना चाहिए? 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रोहित जी ऐसे लोगों के मध्य में गए, एक ने भी निंदा नहीं की। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कहा कि मोदी को मौत के घाट उतार दो जी। कोई भी जागरूक नागरिक उन लोगों के बीच में क्या भारत के संवैधानिक पद पर विराजमान किसी भी व्यक्ति को भेजेगा जो कहता है कि अगर वो व्यक्ति आएगा तो हम मौत के घाट उतार देंगे? आपसे पूछती हूँ, क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं।
अच्छा स्मृति जी, इस पे एक सवाल मेरा और भी है। देखिए, ये आंदोलन किसानों की बात को लेकर शुरू हुआ, लेकिन यहाँ शर्जिल का चेहरा भी नजर आया, उमर खालिद भी दिखा, शाहीन बाग भी सामने आ गया। तो क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि किसानों के कंधे पर जो हल होता था, उस हल को हटाकर अब ये तैयारी कर ली गई कि इनके कंधे पर राजनीतिक बंदूकें रख दी जाए? ये पहले से ही शुरू था, आपको पोस्टर बाद में दिखा। जब ये बिल पास हुआ तभी पंजाब में प्रशासन ने एक ऑर्डर दे दिया था पंजाब सरकार के कहने पर कि पंजाब की सरकारी मशीनरी इस एजिटेशन में लग जाएगी। लेकिन हास्यास्पद क्या है रोहित जी, एक तरफ पंजाब की सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करके कह रही थी कि चलो मोदी के खिलाफ धरना दो, दूसरी ओर सितंबर के माह के बाद एमएसपी का ऑपरेशन शुरू हुआ। उसके अंतर्गत पंजाब में लाखों किसानों ने शामिल अपने आप को किया। धान की खरीदारी भारत सरकार ने की और 71,000 करोड़ से ज्यादा पैसा उन्हीं किसानों के बैंक के खाते में दिया। 40 लाख से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिन्होंने बिल के पारित होने के बाद भारत सरकार के साथ एमएसपी ऑपरेशन में भाग लिया। ये दो बातें बतलाता है रोहित जी। एक, लोगों ने यह भ्रम फैलाया, कांग्रेस पार्टी ने विशेष, कि मंडियां बंद हो जाएंगी। उन्हीं मंडियों को चलाते हुए भारत सरकार ने एमएसपी का ऑपरेशन किया। मंडी बंद करने का प्रावधान कांग्रेस पार्टी ने किया था, भाजपा ने नहीं किया। भाजपा ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी मंडी बंद करने के हम पक्षधर नहीं है, मंडियां जो प्रदेश सरकार चलाना चाहती है चलाए। दूसरा विषय, कांग्रेस पार्टी ने इस भ्रम को फैलाया कि एमएसपी का ऑपरेशन देश में नहीं चलेगा। मैंने आपको सिर्फ धान की खरीदारी का प्रमाण दे दिया आज की 71,000 करोड़ रुपया 40 लाख से ज्यादा किसान मात्र 3 महीने के अंतराल में पा चुके हैं। 12 दिसंबर तक का मेरा आंकड़ा है जो मैं आपको आज बता रही हूँ। ये दोनों बातें जो कांग्रेस पार्टी ने भ्रम के नाते चलाई, दोनों विफल हुई, दोनों झूठी साबित हुई। जी स्मृति जी, आपने बार बार कहा कि विपक्ष विपक्ष, लेकिन अमित शाह साहब ने कहा था कि विपक्ष पे हम नाम नहीं ले रहे, हम किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं। तो क्या अब ये खुलकर सामने आ चुका है क्या कि विपक्ष घेराबंदी कर रहा है? अमित शाह जी ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि केजरीवाल साहब वहां बैठे हैं सड़क पे। अमित शाह जी ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि राहुल गांधी सोफा लगाकर ट्रैक्टर पर बैठे थे। अमित शाह जी ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि अमरिंदर सिंह जी ने आदेश दिया कि इस एजिटेशन को भारत सरकार के खिलाफ पंजाब सरकार के तंत्र को इस्तेमाल करना है। ऐसा वक्तव्य अमित शाह जी ने कभी नहीं दिया। अच्छा, चूंकि आपने राहुल गांधी का जिक्र किया तो मैं एक पॉइंट जरूर करूंगा। तो आप स्वयं दिखा रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट मैं आपसे मैंने राहुल गांधी का नाम लिया था? हाँ, मैंने बिल्कुल नहीं लिया। जी आज चूंकि डिफेंस कमेटी की एक बैठक थी और वहां से राहुल गांधी वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट करने के पीछे वजह देते हैं कि सेना की वर्दी को लेकर मैं क्या करूंगा बैठक में, ये दरअसल अफसरों का काम है। सेना के ऊपर अगर चर्चा हो, वहां पर शामिल ना हो, वॉकआउट कर दे, इसे आप कैसे देखती हैं? आज विजय दिवस है, शौर्य गाथा भारत की सेना की आज हर जुबान पर है और उस दिन राहुल गांधी का विजय दिवस के अवसर पर सेना से मुंह फेर लेना किस संस्कार का प्रतीक है ये? उन्हें क्या लगा था कि कमेटी में जाएंगे ताकि बोफोर्स घोटाले जैसा एक घोटाला वो भी कर पाए? तो विजय दिवस के अवसर पर राहुल गांधी ने भारत की सेना के कामों से मुंह फेर लिया, इसीलिए तो वो राहुल गांधी है। स्मृति जी, जय जवान जय किसान का नारा होता है, किसान सड़कों पर है और जवानों के दौर पर हमने देख लिया कि मीटिंग वॉकआउट हो जाता है। पीएम ये कहते हैं कि हमारी नीति और नीयत साफ है, 70 सालों से जिन्होंने किसानों को छला है हम वो नहीं होने देंगे। सब कुछ इतना पॉजिटिव है, 5,000 करोड़ रुपए आज भी दिया गया अन्नदाताओं को, 2022 तक आय दुगनी होने की बात भी हो रही है। फिर कम्युनिकेट क्यों नहीं हो पा रहा है और विपक्ष को मौका कहां से मिल जा रहा है कि वो बीच में दीवार खड़ी करे? बिल्कुल हो रहा है, कम्युनिकेट बिल्कुल हो पा रहा है। विपक्ष की आपको जो दीवार लगती है, आप मुझे बतलाएं, क्या ये प्रयास उन्होंने 2019 के चुनाव से पहले नहीं किया था? किया था, हारे ना। भारत बंद का ऐलान नहीं किया था? किया था। भारत बंद उनका फेल हुआ ना। इसका मतलब जनता भी समझती है कि विपक्ष क्या कर रही है। रिफॉर्म को कब तक रुक कर बैठेंगे? रिफॉर्म का उद्देश्य क्या था कि वर्षों तक भारत के किसान को आप मजबूर करते थे कि एक ही मंडी में जाओ और एक ही मंडी में एक ही व्यक्ति को सामान बेचो। आजाद हिंदुस्तान में क्या भारत का किसान आजाद नहीं होना चाहिए था? तो ये देश भी जानता है, देश का किसान भी जानता है रोहित जी। 14 करोड़ किसानों को अब तक
93,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में मोदी जी किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिलवा चुके हैं। तो ये किसान जानता है जब उसके बैंक के खाते में पैसा आता है कि किसान का पक्षधर कौन है। और राहुल गांधी जो हितैषी बनते हैं किसानों के, वो तो संसद के सत्र में थे ही नहीं। जब बिलों की चर्चा हो रही थी इतना उन्होंने उसको महत्व ही नहीं दिया, वो तो विदेश में घूम रहे थे। अच्छा स्मृति जी ये बताइए ना कि मैं जो देख पा रहा हूं या फिर जितना हमने कवर किया उनमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो किसान है वो पंजाब के हैं, वेस्टर्न यूपी के हैं। चूंकि पंजाब से आ रहे हैं तो हरियाणा के भी कुछ है। तो इसको कहा जा रहा है भारत व्यापी किसानों का जो जोश है, जुनून है सरकार के खिलाफ, वो सड़कों पर है। ऐसा इसे ये कहा जाए या फिर ये माना जाए कि ये दरअसल क्षेत्रीय आंदोलन हो गया, एक स्टेट वाइज या फिर कुछ एरिया और इनको मिला के? और इनकी नाराजगी किससे समझ में आ रही है, कानून से है या सरकार से है? धरना किसके खिलाफ? मुझे लगता है कि एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि स्वतंत्र भारत में व्यक्ति हो या संगठन हो, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। अगर उस व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए आक्रोशित होने की इच्छा हो, वो भी अधिकार है। जहाँ तक कानून का सवाल है, बस वो कानून को भंग ना करे, न्याय प्रणाली को भंग ना करे, व्यवस्थाओं को भंग ना करे, यही संवैधानिक अपेक्षा हर व्यक्ति, हर संगठन से की जाती है। आपने सही कहा, देशव्यापी अगर कोई आक्रोश होता, सर्वप्रथम तो आपको भारत बंद फेल होते नहीं दिखता। दूसरा, आपको ये विश्वास करना होगा कि आज जो राजनीतिक दल उतरे हैं सड़क पर, वो इसलिए उतरे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके जो जिस प्रकार की वो व्यूह रचना कर रहे थे वो अपने आप में फेल हो रहा है। और इसीलिए आपने जब अपने एक प्रश्न के उत्तर से मेरी अपेक्षा की कि शर्जील इमाम और इन सब का पोस्टर लगाए घूम रहे हैं, वो कहाँ के किसान हैं? उमर खालिद, शर्जील इमाम, इन लोगों ने दिल्ली में खून की खेती छोड़कर और किया क्या है? तो उनका विषय और किसान का विषय एक हो कैसे सकता है? आप अगर उनका ज्ञापन पढ़े, उस ज्ञापन में क्या लिखा है? देश के सभी इंटेलेक्चुअल्स को रिहा करो। कौन सा इंटेलेक्चुअल नजरबंद है जिसने कानून को भंग किया हो? वो कौन है जिसके लिए इस पूरे प्रपंच को चलाया जा रहा है? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करो। आप मुझे बताइए रोहित जी, आप एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। इस देश में अगर कोई जेल जाता है तो देश के कोर्ट्स किस आधार पर न्याय करते हैं? एविडेंस के आधार पर ना। किसी को उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए तो जेल नहीं भेजा जाता है। ये चीन तो है नहीं। तो ज्ञापन में जो भाषा है उसको भी देखिए। कौन है हिंदुस्तान में पॉलिटिकल प्रिजनर्स? इस आजाद देश में जुडिशियल रेमेडी सबको प्राप्त है। तो वो भाषा अपने आप को आपको महीने पहले ही संकेत दे रही थी कि ये कोई साधारण किसान आंदोलन नहीं है, ये एक राजनीतिक आंदोलन है। और जैसा कि आपने कहा, किसान के कंधे से हल को हटाकर राजनीतिक बंदूक रखी गई है ताकि निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मोदी हो। अच्छा, इसी से एड ऑन पॉइंट है, टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री होती है। दूसरी तरफ वामपंथी भी लाल झंडे लेके दिखते हैं और वो कहते हैं हम तो शुरुआत से ही किसानों के साथ रहे। उमर खालिद या फिर इन चेहरों को लेकर क्या किसान इन्फ्लुएंस हो सकता है? और वामपंथियों की क्या जरूरत थी वहां पे? कितने किसान ऐसे हैं रोहित जी, अगर आज आप जाएं बिना पोस्टर के, सीधा एक फोटो दिखा दें, उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये कौन है। और मुझे याद है कि जब इन फोटोग्राफ्स के बारे में और इन पोस्टर्स के बारे में न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देश भर में एक डिबेट शुरू हुई थी, तो इन्हीं के प्रतिनिधि ने आकर बोल दिया था कि नहीं, ये तो बिल्कुल मासूम लोग हैं, इनको पता नहीं था किसका पोस्टर उठा रहे हैं। लोगों ने कहा पोस्टर उठा लो, तो पोस्टर उठा लिया। ये वक्तव्य उन्हीं से आया था। इसका मतलब वो स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं कि हम जो बैठे हैं वहां पर, अगर हमारे हाथ में किसी प्रकार का पोस्टर थमा दिया जाता है तो हमको ये नहीं पता किसका पोस्टर है, हमको बस एक राजनीतिक आदेश है कि पोस्टर उठाओ जी। तो इसीलिए मैं दोबारा आती हूं कि ये विषय एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है, एक बहुत ही सरल प्रसंग नहीं है कि कोई अपनी व्यथा को व्यक्त करना आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने वोट प्राप्त ना कर पाए, जो लोग देश की जनता से, वो लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं, इसमें एक आरोप भी लगा स्मृति जी, आरोप भी ये लग रहा है, जो वहां पे लोग हैं हमारे संवाददाता जब जाते हैं तो उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी ही एंटर करवा रही है ताकि आंदोलन को हाईजैक करवाया जाए, किसान बदनाम हो जाए और सड़कों से किसान हट जाए।
मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई बचकानी टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के ऑफिस से ही उत्पन्न हो सकती है। बीजेपी के अरविंद केजरीवाल को भेज रही है ताकि वो प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना झूठा अनशन करें। बीजेपी ने क्या ट्रैक्टर के ऊपर सोफा लगाया था ताकि राहुल गांधी उस पर बैठ सके? क्या बात कर रहे हैं साहब आप? बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा था कि वो बीजेपी के नेताओं को बुरी तरह से घिरवाएं और पिटवाएं। पंजाब में महिला कार्यकर्ताओं को भाजपा की अपमानित करें, ये बीजेपी ने कहा था क्या? उस युवराज से पूछिए जो ट्रैक्टर पे शान से सोफा लगाकर घूम रहा था। स्मृति जी, 20 दिन से ज्यादा हो गए अन्नदाता सड़कों पर है। चूंकि आप कैबिनेट का हिस्सा है इसलिए मैं समझ सकता हूं और चाहता हूं कि आपके जरिए वो मैसेज भी पहुंचाए किसानों के बीच में, क्योंकि बहुत सारे किसान अभी देख रहे हैं आपको लगातार। क्या है वजह? 20 दिनों को लेके बीतने के बाद सरकार ने कुछ तो सोचा होगा, हल कैसे निकालना है? मैं दोबारा रोहित जी आपसे आग्रह करना चाहती हूँ। इन बिलों में दो मुख्य बातें हैं। एक, किसान को भुगतान 72 घंटे में करना पड़ेगा। आज जितने किसान परिवार इस वार्ता को सुन रहे हैं, क्या वो नहीं चाहते कि किसान का भुगतान त्वरित रूप से कानूनी मर्यादा में हो जाए, कि किसान का कानूनी अधिकार संरक्षित हो? वो चाहते हैं। इस बिल में यह है कि आप किसान की जमीन ना जबरन बेच सकते हैं, ना गिरवी रख सकते हैं, ना किसान की जमीन हड़प सकते हैं। क्या देश के 16 करोड़ किसानों की दरकार नहीं है कि उनकी जमीन संरक्षित हो कानून के आधार पर? इस बिल में यह लिखा है कि आप किसी भी किसान को विवश नहीं कर सकते कि उसको कहां उसकी उपज बेचनी है। किसान स्वतंत्र हो कि कितने दाम पर बेचे और कहां बेचे। क्या किसान की आजादी आपको मंजूर नहीं होनी चाहिए? तो वो लोग जो चाहते हैं कि किसान इन अधिकारों से वंचित रहे, उनसे मैं कहना चाहती हूं कि देश एकजुट होकर आज प्रगति के पथ पर जो चल पड़ा है, उस प्रगति के पथ से आप किसान को धूमिल होते नहीं देख सकते। आज भी प्रधानमंत्री जी ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बार बार कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि 14 करोड़ किसानों को गत 1.5 साल में 93,000 करोड़ रुपया उनके बैंक के खाते में दिलवाया। रोहित जी, आप सोचिए, 14 करोड़ किसान, क्या उसका कोई महत्व नहीं है? जी। उस 40 लाख किसान का कोई महत्व नहीं जिसने एमएसपी के ऑपरेशन में भाग लिया? क्या उसकी संख्या, उसकी शक्ति का कोई मोल नहीं रोहित जी? सिर्फ उस लाल झंडे का मोल है जो मोदी हाय हाय और मोदी को मौत के घाट उतारने की बात करती है। नहीं तो फिर ये सवाल किसान क्यों पूछ रहा है? किसान पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पूछ रही है कि दरअसल सरकार ये बिल जो है उद्योगपतियों के फायदे के लिए लेकर आई है। अगर किसान को 72 घंटे में भुगतान होता है तो उसमें कौन से उद्योगपति का भला है सर? अगर किसान की जमीन आप जबरन गिरवी नहीं रख सकते तो उसमें कौन से उद्योगपति को लाभ होगा? अगर किसान शिकायत लेकर एसडीएम पे जा सकता है, डीएम के पास जा सकता है, कलेक्ट्रेट में जा सकता है, प्रदेश की सरकार के पास जा सकता है, वो कानूनी प्रावधान किसान के संरक्षण का, उससे किस इंडस्ट्री को लाभ हो सकता है? किसान के हक में जब कानून बना और उस कानून को अगर आप साफ रूप से पढ़ें तो किसान के संरक्षण करने वाली बातों का कौन विरोध कर सकता है? हाँ, विरोध वो राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से कर सकती है जिनका खानदानी पेशा है जमीनें लूटना, वो निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन साधारण किसान से पूछिए, वो 14 करोड़ जो किसान सम्मान निधि का हिस्सा है, वो 40 लाख किसान जिसने एमएसपी के ऑपरेशन में गत 2 महीनों में भाग लिया है, बिल के पारित होने के बाद वो क्या कह रहा है कि उसका विश्वास नरेंद्र मोदी पर था, है और आगे भी रहेगा?